नमस्कार। आज हम एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण जो हमारा प्रकरण है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। और इसका अध्ययन करते हुए इससे पूर्व की वीडियो में जैसा कि मैंने इसकी भूमिका के संबंध में बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास से क्या अभिप्राय है, इतिहास का काल विभाजन क्यों किया जाता है और उसका नामकरण क्यों दिया जाता है। तो हमने इन मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन किया था। इसी के साथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, इसकी सीमा निर्धारण में आने वाली समस्याएं और नामकरण, जो विभिन्न कालों को नाम दिए गए हैं उनका, और नामकरण में आने वाली समस्याएं और नामकरण के क्या आधार होते हैं, इनका अध्ययन हमने किया था। उसी श्रृंखला में हम आज भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का काल विभाजन एवं नामकरण और नामकरण का आधार और प्रमुख समस्याएं और इन कालों को दिए गए नाम का आधार क्या था आदि का अध्ययन करेंगे। हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण एवं नामकरण से संबंधित 6 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। हमारा 7वां बिंदु था अध्ययन का भक्ति काल, काल विभाजन और नामकरण। सृजन की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, अत्यधिक वैभवशाली युग है। यह कह सकते हैं वैभवशाली युग था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी से ही भक्ति काव्य की शुरुआत मानी है। अतः भक्ति काल की आरंभिक सीमा 1400 ईस्वी मानना उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल की अंतिम सीमा के निर्धारण में थोड़ा सा विवाद है। विवाद के कारण है केशवदास, क्योंकि केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के, विवाद का यही प्रमुख बिंदु है। केशवदास का रचना काल 1555 से 1617 ईस्वी है। रचना काल की दृष्टि से देखें तो केशव भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली और साहित्यिक चेतना का स्वर रीतिवादी है। तो इससे यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुआ। कहने का तात्पर्य है कि समयावधि की दृष्टि से केशवदास भक्ति काल में आते हैं, क्योंकि 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक की अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भक्ति काल की स्वीकार की है। लेकिन उनका जो रचना कर्म है, उनकी जो साहित्यिक कह सकते हैं शैली है, या उन्होंने जिस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं की हैं उससे कह सकते हैं कि उनकी जो काव्य का चेतना का स्वर है वह रीतिवादी है। तो यहाँ पर एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था, जब हम नामकरण का आधार करते हैं किसी काल का नाम, जैसे भक्ति काल है तो रीति काल कैसे हो गया, एकदम से भक्ति काल के बाद रीति काल कैसा आ गया, तो उस प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी काल एकदम से ख़त्म नहीं होता, कोई भी काल एकदम से प्रारंभ नहीं होता। आने वाला जो काल होता है उसकी कुछ प्रवृत्तियों का जो कह सकते हैं आरंभ उससे पूर्व की कुछ समय में हो जाता है। तो शायद यही कारण था कि जो रीति काल आने वाला था उसकी प्रवृत्तियाँ हम कह सकते हैं कि उससे पहले के कवियों के रचना कर्म में दृष्टिगत होती हैं। इसी प्रकार से भक्ति में प्रेम और समर्पण का मुख्य भाव था। भक्ति काल में भक्ति का प्रेम तिरोहित होकर स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया। यह कह सकते हैं कि भक्ति का जो प्रेम का सागर था वह उथला हो गया या स्थूल श्रृंगार की कालिमा से युक्त हो गया। उसमें समर्पण के स्थान पर उपभोग की प्रधानता होगी, तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध होगी और रीतिवाद का विकास ये कह सकते हैं आरंभ हो गया। श्रृंगार की आध्यात्मिक अनुभूति के मानवीय अनुभूति मनने में तत्कालीन समंतों की रुचि ने व्यापक योगदान दिया। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा था कि जो साहित्य होता है वह जनता की चित्तवृत्ति का परिणाम होता है। तो तत्कालीन समंतों की रुचि रीतिवादी थी, श्रृंगार की थी, और इसीलिए उस समय की जो लोगों की रुचि थी मनोरंजन की, उसी के आधार पर काव्य रचना की जाने लगी। जहाँ तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीतिकाल की अखंड धारा प्रवाहित होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से पहचाना जा सकता है। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया को भी रचा था। वस्तुतः केशव भक्ति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर रीति के चमत्कार क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। केशव के साहित्य और जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं वे निस्संदेह रीतिकाल के जीवन मूल्य हैं। केशवदास की रचनाओं में छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता, चमत्कार प्रियता अधिक है। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषता है जो कि हमें केशवदास की रचनाओं में मिलती है।
रीतिकालीन साहित्य के जो आधार हैं, जैसे कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण, दरबारी संस्कृति का गुणगान, आश्चर्यदाता की प्रशंसा, ये सभी बातें केशव के साहित्य में मिलती हैं। भक्ति काल का शायद ही कोई कवि हो जिसने आश्चर्यदाता की छत्रछाया को स्वीकार किया हो। केशव ने राजाश्रय में कविता को रचा था, इसीलिए केशव को संक्रांति काल का कवि मानते हुए उन्हें रीतिकाल में ही रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा को 1643 ईस्वी स्वीकार करना उचित होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा खींची गई जो सीमा रेखा थी हिंदी साहित्य में, अब वर्तमान में वह मान्य हो चली है। भक्ति काल के नामकरण में संबंध में कोई विवाद नहीं है। इतिहासकारों या कह सकते हैं साहित्य इतिहासकारों ने एकमत से इस नाम का समर्थन किया है। भक्ति काल तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई भी विरोध नहीं है। भक्ति कहाँ तक धर्म और अध्यात्म का विषय है तथा कहाँ इसमें मानवीय गरिमा है, इस पर कह सकते हैं कि थोड़ी चर्चा आवश्यक हो जाती है। भक्ति काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि भक्ति काव्य की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। यही कारण है कि भक्ति साहित्य को इस प्रकार का भाव कालजयी बनाता है, क्योंकि उसमें जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की उपधाराएं फूटती रही हैं। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उसका पथ जरूर अलग अलग है। इसके साथ में ही भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके दो विभाजन किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। जैसा कि मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा है और फिर पुनः उनको आगे दो भागों में बांटा है। तो दो विभाजन कौन से थे? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को क्रमशः दो विभाजन किए गए हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन किया गया है। निर्गुण भक्त कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर सगुण भक्त कवियों से अलग हैं। निर्गुण शाखा कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना। उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना की है या उपासना की है। इसी प्रकार से इस धारा के संतों ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहा था, इसीलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। प्रेमाश्रय धारा के सूफी काव्य में प्रेम की पीड़ा है, उनके काव्य में प्रेम की संवेदना है। वहीं सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति साहित्य ने प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाया और यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। इससे यही बात स्पष्ट होती है। रीतिकाल का सीमा निर्धारण। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल की समय सीमा को 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी स्वीकार किया गया है और यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिसे बाद के इतिहासकारों ने भी मान्यता दी। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की एक रेखा नहीं खींची जा सकती, इस बिंदु पर हमने पहले ही चर्चा की है। भक्ति काल और रीतिकाल के संधि स्थल पर केशवदास खड़े हैं। ऐसी स्थिति में काल विभाजन को प्रमाणिक रूप से एक दूसरे से अलग करना जटिल है। केशव काल क्रम की दृष्टि से भक्ति काल में है, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। साहित्य में इन परिवर्तनों के रेखांकन में कठिनाई होती है, इसीलिए साहित्य के इतिहास में 50 वर्ष तक का समय इधर उधर हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति निर्माण और नए मनोभावों के बनने में इतना समय लग जाता है। समय सीमा के निर्धारण में इस अंतर विरोध को समझना पड़ेगा कि भक्ति और रीति का संपृक्त मनोभाव कब एक दूसरे से अलग होकर अपना पथ तैयार करता है। अगर देखा जाए तो युग की मनोभूमि और उसके रुचि परिवर्तन को इसके संबंध में विश्लेषित करना होता है और तभी एक परिदृश्य स्पष्ट होता है। द्वितीय है, उसके आगे का हमारा बिंदु है रीतिकाल का नामकरण। इस काल का नामकरण किन आधारों पर किया गया, तो इसी की चर्चा हम इसमें करेंगे कि उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया, नामकरण से पूर्व उस युग की मनोभूमि किस प्रकार की थी, इसका अध्ययन भी अनिवार्य है। वस्तुतः हमारे साहित्य का मध्यकाल दो भागों में विभक्त है, जिसमें से प्रथम भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल है। भक्ति काल के संदर्भ में हम जान ही चुके हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक प्रेम की
मिटती हुई छाया ने मानवीय प्रेम को प्रस्तावित किया। प्रेम और भक्ति की अद्वैत अनुभूति के बीच से प्रेम का संबंध श्रृंगारिक मनोवृत्ति से जुड़ता गया। सामंतों की रुचि ने किस प्रकार से उसे उकसाकर रचनाकारों को उस साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया। रीतिकाल में साहित्य और दरबारी संस्कृति के बीच बड़ा गहरा संबंध रहा। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता सामंतों के यहाँ रहते हुए उनके मनोरंजन के लिए साहित्य रचना करना ही अपना परम उद्देश्य समझा। कवि अब सहज अनुभूति की प्रेरणा से काव्य रचना नहीं करते थे। उन्होंने प्रकृति के मध्य रहकर काव्य रचना नहीं की, तो इसीलिए उनके काव्य में श्रृंगार की अधिकता है और प्रकृति का, या कह सकते हैं वास्तविकता का या समाज की समस्याओं का, समाज से संबंधित साहित्य की रचना भी नहीं कर पाई। सिर्फ उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारी आश्रयदाताओं की संतुष्टि हो सके, तो उसी आधार पर उन्होंने काव्य रचनाएं की। साहित्य कवियों की अर्थ प्राप्ति का साधन हो गया था। अर्थ के आधार पर उनका मूल्य निर्धारण होता था। अर्थ अब सृजन का आधार हो गया था इस काल में। तो कविता में कृत्रिम मनोभाव को भरकर अधिक से अधिक अर्थ कमाने के लिए कवि विवश हो गए थे। इस स्थिति में रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ, जो सामंतों द्वारा पोषित थी और शास्त्र द्वारा रक्षित थी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के नाम को लेकर विद्वानों में विवाद है। इस काल को नामांकित करने के लिए 3-4 नाम सुझाए गए थे। सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में इस काल को अलंकृत काल कहना उचित समझा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने व्यवस्थित इतिहास अध्ययन और इतिहास दृष्टि के आधार पर उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम से संबोधित किया। इसी प्रकार से राम कुमार वर्मा ने इस काल को कला काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को काव्य कला काल कहना उचित माना। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया। अलंकृत काल और कला काल जितने भी नाम दिए गए वे सभी रीति काल की अपेक्षा सीमित अर्थ देने वाले थे। यदि अलंकृत काल कहें तो मात्र अलंकारों की विशेषता उभरती थी। कला का तात्पर्य यह था कि उसमें भाव पक्ष की उपेक्षा थी। तो इस प्रकार से यह नाम उपयुक्त नहीं थे। इसके बाद मुख्य विवाद का विषय था रीतिकाल और श्रृंगार काल। अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में इस काल को रीतिकाल नामकरण करते हुए श्रृंगार काल का विकल्प भी उपलब्ध था। उन्होंने लिखा, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह सही है कि भक्ति की तुलना में अनुभूति या संवेदना के बदलाव की दृष्टि से श्रृंगार काल नाम अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि रीतिकाल संवेदना का नहीं, संवेदना को अभिव्यंजित करने का माध्यम का संकेत करता है। रीति शब्द से शास्त्रीय अर्थ, मार्गीय पद्धति के अतिरिक्त कौशल और रचनात्मक उपादानों एवं काव्य के विभिन्न घटकों का भी बोध होता है। इसीलिए रीतिकाल का नाम साहित्य है और साहित्य से परे पद्धति, कौशल, श्रृंगारिकता, नायिका भेद, कलात्मकता आदि के अर्थ में किया जा सकता है। सारांश में कह सकते हैं कि रीतिकाल शब्द में अर्थ का विस्तार हुआ। यह मात्र शास्त्र का पर्याय न होकर श्रृंगारिक संवेदना को भी सूचित करता था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहने के पीछे यह तर्क दिया था कि रीतिकाल कहने से रीतिमुक्त कवियों की उपेक्षा होती है। रीतिकाल की जो स्वच्छंदतावादी धारा, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर जैसे कवि हैं, रीतिकाल कहने से इन कवियों की रचना धारा उसमें समाहित नहीं होती, लेकिन श्रृंगार काल कहने से सभी कवियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। तो यह एक प्रमुख बिंदु रहा था इसके कह सकते हैं काल विभाजन नामकरण के संबंध में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि आधुनिक युग के रीतिवादी आचार्य हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित नाम श्रृंगार काल युग की संवेदना की दृष्टि से यद्यपि उचित था, परंतु उस काल की जो प्रधान मनोवृत्ति है उसको ही व्यक्त करता था, लेकिन यह नाम साहित्य की सीमाओं को आगे नहीं बढ़ा पाता था। प्रसाद जी की दृष्टि इस संबंध में कह सकते हैं कि सीमित थी। आचार्य शुक्ल ने वहीं रीतिकाल के विश्लेषण में साहित्य के साथ उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सभी परिस्थितियों पर विचार किया। तो इसीलिए रीतिकाल कहने से कह सकते हैं कि यह जो नाम है वह बाकी सभी जो नाम दिए गए हैं रीतिकाल को उनकी बजाय ज़्यादा उपयुक्त था। अगला बिंदु रहेगा आधुनिक काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ आधुनिक
या नवीन प्रवृत्तियों का साहित्य में प्रवेश करना। आधुनिक काल एक प्रकार से रीतिकाल की श्रृंगारिकता, परकता का कह सकते हैं कि विरोध करता हुआ सा प्रतीत होता है। उस श्रृंगारिकता को और परकता को जोड़कर समाज की समस्याओं से आधुनिक काल जुड़ता है, यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है, तत्कालीन चेतना को अभिव्यक्त करता है। हमारा अगला बिंदु है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर चर्चा करने से पूर्व आधुनिक काल की पृष्ठभूमि से हमें परिचित होना आवश्यक है। वस्तुतः यूरोप की राष्ट्रीयतावाद की जो क्रांति आरंभ हुई उसका औद्योगिक क्रांति से गहरा संबंध था। इस कारण यूरोप में राष्ट्रीयवाद ने एक आक्रामक रूप लिया, जिसकी परिणति उपनिवेशवाद था। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से केवल उपनिवेशवाद ही भारत नहीं पहुंचा, उसके साथ कुछ मानवीय मूल्य भी साथ आए, जिससे यूरोपीय सभ्यता ने गहरे वैचारिक मंथन के बाद प्राप्त किया था। उदाहरण के लिए समता की भावना, मानवीय स्वतंत्रता कुछ ऐसे जीवन मूल्य थे जिसे पश्चिमी सभ्यता ने गहन आत्ममंथन के बाद प्राप्त किया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विज्ञान की उन्नति हुई। विज्ञान की उन्नति का यह परिणाम हुआ कि मनुष्य सभ्यता के केंद्र में आ गया। इससे मानवीय मूल्यों का महत्व बढ़ता गया। विज्ञान ने नैतिकता को ईश्वर परक मानकर मानव सापेक्ष माना। विश्व का मानदंड मनुष्य को मानते हुए ही हमारी नैतिकता के आधार में अवश्यम भावी परिवर्तन होने लगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कहें तो संवेदना का रूप आधुनिकता हो जाता है। आधुनिक शब्द जीवन के यथार्थ और वास्तविक संदर्भों को व्यक्त करता है। आधुनिक शब्द एक विशेष कालखंड को कह सकते हैं द्योतक है और मध्ययुगीन विचार पद्धति से भिन्न एक नई जीवन दृष्टि की ओर संकेत करता है। हमारे कालखंड का संबंध इस नई जीवन दृष्टि से होता है तो बहुत सी चीज़ों के साथ हमारे संबंध भी बदल जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कह सकते हैं कि 19वीं सदी से आज तक के साहित्य को आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया गया और इस आधुनिक काल पर कह सकते हैं यूरोपीय राष्ट्रों का राष्ट्रीयवाद और वहाँ की जो औद्योगिक क्रांति थी, उपनिवेशवाद था, इसका प्रभाव यहाँ के साहित्य में भी नजर आया। हमारा अगला बिंदु था आधुनिक संवेदना के आधार। हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया, उसके उपरांत हमें कह सकते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से होता है। इसके लिए हमें उन मानदंडों का निर्धारण करना होगा जिसके आधार पर हम मध्यकाल से अलग आधुनिक काल का मूल्यांकन करते हैं। आचार्य शुक्ल गद्य के उत्थान को प्रधान साहित्य घटना मानते हैं। उनके मत में खड़ी बोली गद्य का विकास ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तन की सूचना देता है। उस समय देश में एक ऐसे व्यापक प्रयोग की भाषा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसमें क्षेत्रीय सीमा का बंधन न हो। कानपुर, कलकत्ता, आगरा, काशी, पटना, भोपाल और बम्बई जैसे विविध क्षेत्रों की भाषाई एकता को परस्पर संयोजित करने की सामर्थ्य हो। ऐसी भाषा खड़ी बोली थी। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग विविध क्षेत्रों के लोकानुभव से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसमें गद्यात्मक अभिव्यक्ति का सामर्थ्य अधिक था। खड़ी बोली गद्य का विकास जन भाषा के रूप में हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अनुभव और सोच में जो परिवर्तन आया उसे खड़ी बोली गद्य रचना में रचा जा सकता था। हालांकि हमारे मध्यकाल तक कह सकते हैं साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का कह सकते हैं सिंहासन रहा था, लेकिन ब्रज भाषा में केवल माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति हो सकती थी, कविता का रूप हो सकता था, गद्य की रचना नहीं की जा सकती थी। खड़ी बोली गद्य के विकास को आधुनिक काल विभाजन और नामकरण का प्रमाणिक आधार मानने के बाद सर्वप्रथम काल विभाजन की सीमाओं से भी परिचित होना आवश्यक है। खड़ी बोली गद्य को आधार मानकर कुछ विद्वान फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना काल से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं और इसी प्रकार से हिंदी खड़ी बोली गद्य को कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित करने में प्रेस की बड़ी भूमिका रही। प्रेस के कारण समाचार पत्र का निकलना संभव हुआ। समाचार पत्रों के नए ढंग की गद्य की आवश्यकता महसूस हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की भांति ही आधुनिक कालों का भी विभिन्न कह सकते हैं कालों में विभाजन किया गया। या आधुनिक काल के भी विभिन्न उपविभाग थे, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कह सकते हैं नई कविता आदि। तो इनका अध्ययन तो हम
अलग अलग विस्तार रूप में करेंगे। अंत में मैं सारांश रूप में कह सकती हूँ कि काल विभाजन और नामकरण की विस्तृत चर्चा करने के उपरांत साहित्य के इतिहास में उसके महत्व को हम समझे हैं। साथ ही साहित्य के उन प्रवृत्तियों से भी परिचित हुए हैं जिनको आधार बनाकर साधारणतः काल विभाजन किया गया। किसी भी नामकरण को प्रस्तावित करने के पीछे इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने यह भी कह सकते हैं इस अध्ययन इकाई से हमने इसका अध्ययन किया और हमें हमारे प्रश्नों का भी समाधान इस वीडियो में मिला। इस प्रकार से किसी नामकरण के लिए कालखंड को समग्रता में देखना कितना आवश्यक है। इतिहास, समाज और साहित्य के रिश्तों की आपसी पहचान को भी इस इकाई में हमने समझने की कोशिश की। काल विभाजन के बहाने हम जनता के उस मनोभाव से भी परिचित हुए जिससे विशिष्ट कालखंड में विशिष्ट प्रकार की चेतना निर्मित होती है। वही भाषा और संवेदना का मूल आधार है। तो इस प्रकार से इस अध्ययन इकाई से हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के हमने उत्तर प्राप्त किए कि काल विभाजन से क्या अभिप्राय है, काल विभाजन में आने वाली समस्याएं और विभिन्न कालों का नामकरण, इसी के साथ में भक्ति काल के काल विभाजन और नामकरण, आधुनिक काल के विविध कालखंड, उनका नामकरण आदि का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।